गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। चैप्टर वही हमारा रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। कुछ दिनों से आपकी क्लास जो है वो नहीं बनाई जा रही थी क्योंकि कोर्स था वो चेंज हुआ है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर आपके कोई भी चैप्टर हटा नहीं है, लेकिन सभी चैप्टरों में से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट हटा दिया गया है। ठीक है, तो हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है वो हटा दिया गया है नए कोर्स में। तो चलिए अब पार्ट 3 को पढ़ लेते हैं। देखिए, आगे हमें जो पढ़ना है ये आपके कोर्स में, जो कोर्स में नहीं है वो अब आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ कोर्सेज से हट गया है। तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान हमारे कोर्स में है। परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना, ठीक है, सूत्र द्रव्यमान, ये सब हमें पढ़ना है। तो चलिए हम पहले परमाणु द्रव्यमान पढ़ लेते हैं। क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पढ़िए, देखिए इसकी डिफिनीशन क्या लिखी हुई है उसे पढ़ना है आपको। लिखा हुआ है एक परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, जो एक परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब अगर एक परमाणु द्रव्यमान को हम परिभाषित करते हैं तो उसको उसके 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 में, ठीक है, को यहाँ पे लिख दीजिए कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। और हमें पता होना चाहिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है। तो वो होता है 1.66056 इंटू, ठीक है, बीच में इंटू लगा दीजिएगा, शायद नहीं लगाए यहाँ पे, भूल गए हैं। तो देख लीजिए, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, यहीं पे अगर बात करें हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान की, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो देख लीजिए, ये है हमारा हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, यहाँ पे भी इंटू नहीं लगा है, लगा दीजिएगा। तो हाइड्रोजन का जो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हाइड्रोजन का होता है एक परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो चलिए ये हाइड्रोजन का भी है, इसे भी लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। आगे चलिए देख लेते हैं। अब देख लीजिए, अतः हम एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब परमाणु द्रव्यमान की जो मात्रक है, यूनिट है। तो परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास यूनिट के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, कैसे निकालते हैं? क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु का मान हमें पता है। देखिए आगे पीछे देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे हमें पता है एक परमाणु का एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, मतलब एक परमाणु द्रव्यमान का एटॉमिक मास यूनिट इतना होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु का पता है, किसका पता है? एक परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है। तो हमें हाइड्रोजन का निकालना है, तो क्या करेंगे? तो हम हाइड्रोजन का जब निकालेंगे तो इस जो परमाणु द्रव्यमान का है, परमाणु द्रव्यमान का एक एटॉमिक मास यूनिट, उसमें एक परमाणु को भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन का आ जाएगा। तो वही किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है अतः एटॉमिक मास यूनिट पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी किसकी? एटॉमिक मास यूनिट की जो है थी, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान की वैल्यू रख दी। दोनों को एक दूसरे, एक मिनट रुको, उल्टा बोल गए। हम यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया हाइड्रोजन परमाणु का एक द्रव्यमान, जो हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान था, और नीचे लिख दिया एटॉमिक मास यूनिट का द्रव्यमान। दोनों का द्रव्यमान रख दिया। अब घटाया तो देखिए यहाँ पे दिख रहा, मतलब काटा तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 10⁻24 से 10⁻24 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई पे है, और हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतने का भाग हमें इतने में देना है। जब इतने का भाग इतने में देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1.0078 यूनिट। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 78 है, दो कम है 78 में, तो पूरा पूरा लिखना चाहें तो इसको इससे भी लिख सकते हैं 1.0080 यूनिट। ठीक है, ये होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान। इसी तरह से अगर हमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना है तो हम ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान रख देंगे और हमारा जो होगा वो निकल आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का -16, मतलब ऑक्सीजन का 16 होता है, और O की पावर 16, ये ऑक्सीजन दर्शाया गया है, परमाणु 12 में से ऊपर लिखा जाता है।
ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान या भार भी इसे बोलते हैं। तो इसका होता है 15.995 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार? 15.995, लेकिन लगभग में इसको मान लिया जाता है 16। ठीक है, तो परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन वैसे 15.999 इतना होता है। लेकिन अगर नीचे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये यू लिखा हुआ है, यूनिट जिसको बोलते हैं। आजकल एटॉमिक मास यूनिट के स्थान पर यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एकीकृत द्रव्यमान बोलते हैं या यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास या एकीकृत द्रव्यमान भी बोलते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर मोल संकल्पना के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है हमारा आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। हेडिंग डाल दीजिएगा। पढ़ते हैं हम इसको। तो आणविक द्रव्यमान में सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। आणविक द्रव्यमान की डिफिनीशन क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, आणविक द्रव्यमान की परिभाषा लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक, ठीक है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। तो आणविक द्रव्यमान की डिफिनीशन यही है कि किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान, ठीक है, का उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है, उसके जो टोटल होते हैं संगठक, उनके द्रव्यमानों का योग होता है। ये है आणविक द्रव्यमान। अब देखिए, जैसे अगर बात करें तो जैसे में देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन अणु है और इसका जो वो होता है सूत्र होता है, ये होता है O2। ऑक्सीजन का एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन अणु में देखें तो H2 लिखते हैं। सो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के मिलने से हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। ठीक है, तो उसी तरह से ऑक्सीजन के जो होते हैं 2 परमाणु, उसमें एक अणु बनता है मिलकर। यहाँ थोड़ा सा भाषा जो है उल्टी लिख गई है। ठीक है, यही सही भाषा है यहाँ पे जो नीचे लिखी हुई है, जिस तरह से कि ऑक्सीजन के जो 2 होते हैं परमाणु, एक मिनट, ठीक है, यहाँ थोड़ी जो भाषा है वो उल्टी लिखी हुई है, इसको कट कर दीजिएगा या चाहे जैसे कह दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी भाषा का मिस्टेक है, ये लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का अणु जो है, ठीक है, ऑक्सीजन जो अणु है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु के दो परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के क्या होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। तो इसे भी कट कर दीजिएगा यहाँ से, 1 मिनट रुक दीजिए, इसे कट कर दीजिएगा यहाँ से। देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, 2 परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है? ऑक्सीजन का एक अणु बनता है। जैसे कि नीचे डिफिनीशन दी गई है, तो उसी तरह से इसको भी सही कर लीजिएगा, मिस्टेक लिख गई है। हाइड्रोजन अणु की जैसे लिखी है, देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के मिलने से हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। उसी तरह से ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के मिलने से, ठीक है, यही सेम डिफिनीशन लिखिएगा, इसकी डिफिनीशन मिस्टेक लिखी हुई है। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के मिलने से एक अणु बनता है। इसी तरह हम आएंगे जल के अणु की बात कर लेते हैं। जल के अगर अणुओं की बात करें, तो जल के अणु की बात करें तो देखिए, जल का एक अणु निर्माण हाइड्रोजन का 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु के रासायनिक संयोग होता है। जहाँ हाइड्रोजन के आपको 2 परमाणु दिख रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु दिख रहा है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जल बना लेते हैं। अर्थात जल के अणु के विभिन्न तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भाग लेते हैं। ठीक है, तब ये बनता है क्या? हमारा जल बनता है। तो इसी तरह से यही जो है आणविक द्रव्यमान होता है। अब देख लीजिए, थोड़ा देख लें, आणविक द्रव्यमान की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि आणविक द्रव्यमान की इकाई को परमाणु द्रव्यमान की इकाई, सेम परमाणु द्रव्यमान की अभी इकाई आपने पढ़ी थी, तो कितनी थी? यू थी ना। तो इसको भी हम यू से ही डिनोट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान दोनों की मात्रक या दोनों की इकाई सेम होती है, क्या होती है? यू होती है। ठीक है, आगे अब एक चीज है कि हम कैसे इसका द्रव्यमान कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी अणु का अगर हमें आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे आणविक द्रव्यमान? तो देखिए यहाँ पे स्टेप बताए गए हैं।
3 स्टेप, ये 4 स्टेप बताए गए हैं। तो चलिए देख लिए, पहले हम स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप कह रहा है कि सबसे चरण फर्स्ट जो है हमें सबसे पहले हमको करना है कि दिए गए पदार्थ का आणविक सूत्र लिखना है। जो पदार्थ हमको दिया है हम उसका सबसे पहले आणविक सूत्र लिख देते हैं। जब उसका आणविक सूत्र लिख देंगे तो दूसरी कंडीशन करनी है हमें, पदार्थ के अणु में वर्तमान सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ दीजिए। ठीक है, जो पदार्थ का अणु होता है उसमें जितने भी परमाणु दिए होते हैं उन सभी परमाणुओं के अणु जितने दिए होते हैं उनमें सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं। अब देख लिए तीसरा स्टेप है कि अणु में वर्तमान परमाणुओं के द्रव्यमान का योग ही आणविक द्रव्यमान है। जितना हम उसका द्रव्यमान, जितने हम परमाणुओं का द्रव्यमान योग करेंगे, मतलब परमाणुओं के भारों का योग करेंगे, वही क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो इस तरह से हम आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए एक सवाल भी ले लिया गया है यहाँ पे, तो उस सवाल को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे उदाहरण है सवाल, देख लीजिए उदाहरण। जैसे अगर हमें ज्ञात करना हो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो, गणना करना हो तो किस प्रकार से कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या था कि हम सबसे पहले उसके सूत्र को लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन के अणु का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O2। सबसे पहले हमने इसको लिख दिया। उसके बाद बोला गया था कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लिख दीजिए। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो हमने लिख दिया 16 यूनिट। हमको ये याद हो जाता है, ठीक है, जब निकालते हैं। तो हमें ये देखिए परमाणु द्रव्यमान हमें पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, होता है तो 16 होता है। अभी पीछे पढ़ा था 15.999, तो वहाँ पे लगभग में इसको 16 लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। अतः अगर ऑक्सीजन अणु का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो आणविक द्रव्यमान के निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता है, केवल ये रखना होता है। हमने ये रख लिया और -2 करना होता है। क्यों 2 करना होता है, क्योंकि इसमें 2 है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे -2 नहीं करना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो सुधार लीजिए। 1 मिनट देखिए, हमें क्या करना होता है, 16 गुणते 2 करना होता है, मतलब 2 का गुणा कर देना होता है। ठीक है, अगर हमें इसका क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तो हमें आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करवा दिया जाता है। 2 से जब गुणा करवा दिया जाता है तो देख लीजिए 16 16 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा आंसर, 32 यूनिट। अब यू से ही इसको प्रदर्शित करते हैं तो आणविक द्रव्यमान जो होगा वो आ गया हमारा, कितना आ गया, 32 यूनिट। ये इस तरह से आपको निकालना है। अगर यहीं पे दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन का सवाल दिया गया है। देख लीजिए, अब इसकी बात करने पहला स्टेप था कि सबसे पहले रासायनिक सूत्र लिख दीजिए, हमने लिख दिया। अब कह रहा है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार या द्रव्यमान एक ही चीज है। द्रव्यमान को ही भार कहते हैं और भार को ही द्रव्यमान कहते हैं। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1 यूनिट। यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि उसे यूनिट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अतः हम जब इसके आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो आणविक द्रव्यमान में आपको पता है कितने का गुणा कर दिया जाता है, 2 का गुणा कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 2 यूनिट। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो 2 यूनिट आ गया। इसी तरह से और भी कुछ आपसे पूछे तो इसी तरह से आपको करना है। जैसे अगर जल का भी पूछे तो इसी तरह से करना है आपको। ठीक है, किसी भी चीज़ पूछ ले तो आपको इसी तरह से उसका क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकाल लेना है, चाहे नाइट्रोजन का पूछे चाहे जिसका पूछे। ठीक है, तो चलिए आगे मोल संकल्पना को पढ़ लेते हैं। मोल संकल्पना होती क्या है, देखिए मोल संकल्पना हम पढ़ते हैं इसको, तो देख लिए सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं कि इसको किसने दिया था। तो मोल शब्द जो है ये हमें दिया था 1896 ईस्वी में, सन 1896 ईस्वी में विल्हेम ओस्टवार्ड ने इसको प्रस्तावित किया था। ठीक है, किसने प्रस्तावित किया था, तो प्रस्तावित किया था विल्हेम ओस्टवार्ड ने। और किस सन में दिया था, तो दिया था 1896 ईस्वी में। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये प्रस्तावित किया था। मोल एक लैटिन शब्द मोल्स से आया है। किससे आया है, एक लैटिन शब्द था हमारा मोल्स। ठीक है, उससे ये आया है जिसका अर्थ होता है ढेर। जिसका अर्थ क्या होता है, ढेर। ठीक है, सन 1967 में,
किस सन में? सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणुओं एवं अणुओं की वृहद संख्या, मतलब बहुत सारी संख्याओं को, तो वृहद संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा मोल के बारे में पढ़ा। अब हम इसकी मोल की क्या कर लेते हैं, डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए मोल की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। देखिए ये है मोल की डिफिनीशन। देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो ये है हमारी मोल की डिफिनीशन। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किसके बारे में। मोल हमने पढ़ लिया है, अब आगे हम पढ़ लेते हैं आणविक द्रव्यमान भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब इसके कुछ सवाल हैं और एवोगैड्रो इसके जो मान होता है क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या को पढ़ लेते हैं। एवोगैड्रो संख्या क्या होती है और उसके बाद थोड़ा सा सवाल भी इसके कर लेते हैं कुछ। तो चलिए आगे कर लेते हैं चल के। ये है एवोग्राडो संख्या। ठीक है, या इसी को बोलते हैं एवोग्राडो स्थिरांक। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन पढ़ लीजिए सबसे पहले। मतलब डिफिनीशन क्या है इसमें थोड़ी सही है। तो क्या लिखा हुआ है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। तो एक मोल बराबर होता कितना है, तो एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणित 10 की पावर 23। ये वैल्यू जो है वो आपको लर्न करनी है, ये सवाल में लगती है और उसके बाद जब आप इंटर में भी जाओगे तो भी इसका यूज होगा एक मोल बराबर। तो इसको लर्न कर लीजिए। एक मोल बराबर कितना होता है, 6 गुणित 0.022 गुणित 10 की पावर कितना होता है, 23। इसे ही आवोग्रादो स्थिरांक भी कहते हैं, इसमें वो लिखा है, वैसे आवोग्रादो भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नीचे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और जो लिखा हुआ है देख लीजिए। 6.0022 इंटू 10 की पावर 23 मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है तथा यह एवोग्रादो संख्या या एवोग्रादो स्थिरांक कहलाता है। आगे देख लीजिए, एवोग्रादो स्थिरांक को हम किससे डिनोट करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए, इसको डिनोट करते हैं Na से। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, NO लिख गया है, ये लिख दीजिए। Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका इटालियन वैज्ञानिक एमिडियो एवोग्रादो के सम्मान में नाम रखा गया। इसका जो नाम है वो किस वैज्ञानिक के नाम में रखा गया है सम्मान में, तो इटालियन वैज्ञानिक एमिडियो एवोग्रादो के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे ही बता दिया गया है कि मोल ठीक उसी प्रकार की एक इकाई है जैसे कि दर्जन होती है। क्या होती है, दर्जन। ठीक है, मोल उसी प्रकार की इकाई है जैसे कि क्या होती है, दर्जन। ठीक, जिस प्रकार लिखा हुआ है, जिस प्रकार किसी भी पदार्थ का एक दर्जन में समानों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, उसी तरह एक मोल बराबर भी इतना होता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, बस इसीलिए बताया गया था। आप देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि गणना आप किस प्रकार करोगे इसकी, मोल संकल्पना पर आधारित गणना। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना मोल की जो संख्या होगी वो n होती है। मोल की जो संख्या होती है वो किससे नोट करते हैं, n से, स्मॉल n से। ठीक है, तो हमने मान लिया कि मोल की संख्या कितनी होगी, n होगी। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, m लिख देंगे। और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से डिनोट करते हैं तो कैपिटल M से डिनोट कर देंगे। अब दिए गए कणों की संख्या की बात करें तो उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कणों की एवोग्रादो संख्या के बारे में बात करेंगे तो उसको हम Na से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Na से। Na से डिनोट करते हैं। तो अगर हमको मोल की संख्या निकालनी है तो मोल की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी, तो मोल की संख्या का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो या हम लिख सकते हैं इसी को दिए गए कणों की संख्या बटे एवोग्रादो संख्या। ठीक है, क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान या दिए गए कणों। उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 लिखा है तो आप यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 ही लिख दीजिएगा। ठीक है,
ये देखिए क्वेश्चन है 8 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणुओं में मोल की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हमें 8 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु में मोल की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता कितना है, कितना होता है 8 ग्राम। कितना होता है 8 ग्राम। होता नहीं है, दिए हमको हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम। ठीक है, अब देख लीजिए, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें तो परमाणु द्रव्यमान होता है 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहीं पे हम हाइड्रोजन के मोलर द्रव्यमान की बात करें तो मोलर द्रव्यमान हमेशा जो होता है परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। बस होते क्या डिफिनेशन कि इसको ग्राम में व्यक्त किया जाता है मोलर द्रव्यमान को, और परमाणु द्रव्यमान को यू में व्यक्त किया, मतलब यू लगाया जाता है, यूनिट। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से बस इतना अंतर होता है दोनों की डिफिनीशन में। तो हम अगर मोलर द्रव्यमान की डिफिनीशन पढ़ेंगे तो किसी भी यूनिट को ग्राम में व्यक्त करने को ही हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ये इसकी डिफिनीशन होती है। तो वहीं से जब ये यूनिट में है तो हमने सेम यही वैल्यू रहेगी, बस इसको ग्राम में व्यक्त करना होता है, वो होता है उसका मोलर द्रव्यमान। तो देखिए हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान बराबर, कुछ मान नहीं बदला क्योंकि मान तो सेम होता है, बस ग्राम में व्यक्त कर दिया। तो व्यक्त कर दिया 1 ग्राम व्यक्त कर दिया। अभी मोलर द्रव्यमान के आगे डिफिनीशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इतना कर दिया हमने। अब देख लीजिए सूत्र में पता है कि मोल की संख्या बराबर, सूत्र क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान जो हमको दिया गया है वो कितना है, तो वो था हमारे पे सूत्र हमने पीछे पढ़ा है अभी, तो हमारा वो था 8 ग्राम। ठीक है, और ये जो मोलर द्रव्यमान अभी हमने निकाला वो कितना था 1 ग्राम। ठीक है, दोनों को भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा 8। तो जो मोल की संख्या है एन बराबर जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8। तो एन स्मॉल एन बराबर हमारी कितनी आ गई 8। यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आपको मोलों की जो संख्या है वो निकाल लेनी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चल लेते हैं, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। आगे हमें वो पढ़ना है क्या, अरे अभी सूत्र द्रव्यमान पढ़ना है, मोलर द्रव्यमान ये है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो चलिए अब मोलर द्रव्यमान की थोड़ी सी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि मोलर द्रव्यमान की। तो देखिए ये है मोलर द्रव्यमान की डिफिनीशन, जरा डिफिनीशन को पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान, लिखा है कोष्टक में ग्राम में, किसमें लिखा है ग्राम में, के बराबर होता है। परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन उसको डिनोट किससे करते हैं, बस हम डिनोट कर देते हैं ग्राम से। तो आपको डिफिनेशन समझ में आई ना। ठीक है, सेम वही, मतलब मोलर द्रव्यमान बराबर होता है, लेकिन बस परमाणु के जो लिखते हैं द्रव्यमान को वो यूनिट में लिखते हैं, यू से व्यक्त करते हैं, इसको ग्राम से जी से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो वही डिफिनेशन में लिखा है किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान, कोष्ठ में लिखा हुआ है ग्राम में, के बराबर होता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन होती है। या हम बात करें तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई यू में प्रदान करता है। मतलब इस यू को हम किस में बदल देते हैं, ग्राम में बदल देते हैं, तो वही बन जाता है मोलर द्रव्यमान। तो ये होती है मोलर द्रव्यमान की डिफिनीशन। ठीक है, तो चलिए मोलर द्रव्यमान की डिफिनीशन हमने पढ़ ली है। देखिए तो आज के जो मतलब आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आज ये लास्ट बचा हुआ था हमारा सूत्र द्रव्यमान, इसको भी पढ़ लेते हैं। सूत्र द्रव्यमान की डिफिनीशन क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। तो सूत्र द्रव्यमान की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा कि सूत्र द्रव्यमान लिखा हुआ है कुछ पदार्थों, जैसे अगर बात कर लें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में उनके घटक इकाइयों के रूप में विविक्त अणु उपस्थित नहीं होते। ऐसे यौगिकों में धनात्मक जो होता है वो सोडियम होता है और ऋणात्मक पार्ट बन जाता है क्लोराइड। मतलब इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड 2 पार्ट में बट जाता है, एक तो प्लस में और एक इसमें माइनस में। जैसे आपको यहाँ पे 2 अणु दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है, फिगर में देख लीजिएगा यहाँ पे फिगर को। तो देखिए अगर हम इसको Na मान ले, Na पॉजिटिव और एक हो गया हमारा Cl, ये Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव और एक हो जाएगा हमारा Cl निगेटिव। ठीक है, इस तरह से ये 2 पार्ट में विभाजित होता है। और इस तरह से देखिए लिखा है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयनों की व्यवस्था का क्रम इस तरह से होता है, आपस में एक दूसरे से लगे होते हैं। तो Na पॉजिटिव यहाँ पे लिख लीजिएगा कहीं पे,
ठीक है, एक जगह पे Na+2 ये हो गया जिसको मान लीजिए, और ये हो गया हमारा Cl निगेटिव। तो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इनका क्रम होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो देखिए इस प्रकार जो सूत्र हमारा होता है NaCl जो का प्रयोग हम लोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए करते हैं। ठीक है, ना कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते हैं। अगर ठोस अवस्था की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में जो होते हैं वो ठोस अवस्था में ये जो होते हैं अणु इसके उपस्थित नहीं होते। अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो उसमें सोडियम का परमाणु द्रव्यमान लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान लिख देंगे। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 और इसका क्लोरीन का द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमान 35.5। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया, तो आ जाएगा 58.5 यू। ठीक है, यूनिट। तो देखिए इस तरह से सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान निकल आएगा और इसे ही हम लोग अणुभार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणुभार। द्रव्यमान को भार बोलते हैं और सूत्र को अणु बोल देते हैं। ठीक है, तो अणुभार भी इसको बोल सकते हैं या सूत्र भार, सूत्र द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, सूत्र भार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अणुभार निकाला जाता है। ठीक है, क्या निकाला जाता है, अणुभार। ठीक है, आगे आपको जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आगे आपको निकालना पड़ेगा, शायद इसमें फर्स्ट ईयर में ना मिले, इंटर में मिले, या हो सकता है होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ क्या जाएगा, सूत्र द्रव्यमान या अणुभार निकल जाता है। तो बस यहीं तक आज तक हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, कल वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास जो होती है वो यहीं से हमारी फिनिश होती है।